हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपर स्टडी IQ में। दृष्टि के क्विक बुक से हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम कार्यपालिका के पार्ट 1 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत का प्रधानमंत्री। तो आइए देखते हैं। भारत में आपको पता हो कि संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है जो ब्रिटेन पे आधारित है। तो देखते हैं। राष्ट्रपति शासन का संवैधानिक प्रधान होता है जिसके नाम से संघ का शासन चलता है, परंतु प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जबकि आर्टिकल 74 में हमने बताया था कि मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को सलाह देगी कार्य करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 75 जो है आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 75 में दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जो अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को प्रधानमंत्री चुनता है। जिसको बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा में उसको राष्ट्रपति नेता चुनता है, यानी प्रधानमंत्री चुनता है। नेक्स्ट है बहुमत की स्थिति स्पष्ट न होने पर राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। मतलब राष्ट्रपति को ये लगता है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त है तो वो अपने विवेक के अनुसार किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकता है, या सदन में जो सबसे बहुमत वाली पार्टी है उसको। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री को 1 माह के भीतर विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा, 1 माह है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने माह, तो कहीं 6 माह 6 सप्ताह ऐसे करके कुछ दे देगा, तो 1 माह के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नोट में यहाँ पे 1957 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत अगर परंपराओं की बात करें तो उसमें लोकसभा का होना चाहिए। लेकिन ऐसे मत जो 1997 में आया कि कोई भी, चाहे राज्यसभा का व्यक्ति हो या लोकसभा का हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। बशर्ते यही है कि 6 माह के अंदर वो सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वे प्रधानमंत्री। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने। तो देख लीजिए, भारत की सबसे महान महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी 1966 में राज्यसभा की ही सदस्य थी। HD देवगौड़ा भी 1996 में राज्यसभा के ही सदस्य थे। मनमोहन जी भी थे, ये भी बहुत ही सुपर प्रधानमंत्री थे दोस्तों, और ये भी राज्यसभा से रहे। और नेक्स्ट है मनमोहन जी हैं। नेक्स्ट है ये भी ध्यान रखिएगा, कंपैरिजन करने के लिए पूछ लेता है कि ब्रिटेन जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देश में प्रधानमंत्री सिर्फ निम्न सदन का यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का होता है। यानी ब्रिटेन से तो हम संसदीय शासन व्यवस्था लिए हैं, लेकिन वहाँ से हमारे यहाँ का डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी, चाहे राज्यसभा का हो या चाहे लोकसभा का हो, कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, सिर्फ वो हाउस ऑफ कॉमन का यानी निम्न सदन का ही होना चाहिए व्यक्ति। नेक्स्ट है, देखते हैं प्रधानमंत्री की शपथ। देखते हैं। तो प्रधानमंत्री की शपथ, तो प्रधानमंत्री को आपको पता है कि राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा का प्रतिज्ञा लेता है, वहीं दूसरी तरफ भारत की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। साथ ही भय, पक्षपात या द्वेष आदि के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने का भी वचन देता है। प्रधानमंत्री की पदावधि देखते हैं। देखिए, तो प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि प्रधानमंत्री जब चाहे
तब बर्खास्त कर दिया जाए। मतलब वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत प्रधानमंत्री तो पद ग्रहण करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को हटा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है। मतलब जब प्रधानमंत्री की सरकार गिर जाती है तो उसको त्याग पर देना पड़ता है। आइए देखते हैं इसके अलावा। नेक्स्ट है, इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कहे तो 5 वर्ष का होता है। उसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को बर्खास्त होना पड़ता है। यदि जब प्रधानमंत्री का निधन हो जाए पूरी मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः प्रधानमंत्री वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। तो प्रधानमंत्री का कोई अलग से वेतन भत्ते नहीं कि प्रधानमंत्री तो इनको बहुत वेतन मिलता होगा, नहीं, जो संसद को वेतन भत्ते मिलते हैं उतने ही उनको भी मिलते हैं, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा व्यय विषयक भत्ता, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं इनको। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। आपको तो पता ही होगा, लेकिन आइए एक नज़र देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है। ऐसा दे देगा कि है, उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। मतलब राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री कुछ प्रमुख शक्तियां हम कार्य देखते हैं। आइए नीचे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में नीति निर्माता के रूप में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, परंतु वह अपने समकक्ष मंत्रियों का प्रधान होता है। मतलब जितने मंत्री हैं वो भी एक मंत्री है, लेकिन वो जितने मंत्री होते हैं उनका प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधान होता है। ये देख लीजिएगा। मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित कर प्रधानमंत्री उसके प्रगति को भी देखता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं उचित दिशा निर्देश भी देता है। ठीक है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसको बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ऐसी शक्ति है मंत्रिपरिषद को, तो ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। ये है पॉइंट, त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मिलकर नीति निर्धारक की अहम भूमिका निर्वहन करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में। संघ के प्रशासन और विधान से संबंधित ऐसी सूचनाओं का प्रदान करे जिसकी राष्ट्रपति मांग करे। ऐसा कोई विषय जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अपेक्षा अनुसार उस विषय को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामने रखें। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देकर विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करवाता है, जैसे भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्य आदि। संसद के संबंध में देखते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, आपको पता ही है। देखिए, लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का होता है, न कि राज्यसभा का। राष्ट्रपति सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। लोकसभा के विघटन की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी समय राष्ट्रपति को की जा सकती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। यहाँ देख लीजिए, प्रधानमंत्री तथा विपक्ष के द्वारा उचित दिशा निर्देश को जो वह उचित समझे, ठीक समझे, शामिल करने का प्रयास करता है। लोकसभा में वह विपक्षी दलों की बातों को सुनकर जनता के इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की नीति अपनाता है। आइए देखते हैं अन्य शक्तियां। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा ध्यान से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद का होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का, अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद का भी अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ जहां केंद्र सरकार का मुखिया होता है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्र के विदेश नीति को मूर्त रूप भी प्रदान करता है, विकास के समुचित अवसर भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं।
प्रधानमंत्री सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन राजनीतिक अगर लगा दे उसमें, तो अगर राजनीति लगा दे तो उसमें प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा का सर्वे सर्वा कौन मालिक हो जाता है, तो प्रधानमंत्री हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री का क्रम। तो जवाहरलाल नेहरू, यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू 47 से 64 तक रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा ये रहे हैं 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक, मतलब एक साल में इनका सब एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। तो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री जी, 64 से 66 तक रहे हैं। फिर गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं 1966 में, ये डेट पूछ लेता है, देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी फिर आई 1966 से 77 में। फिर मोरारजी देसाई, फिर चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बीपी सिंह चंद्रशेखर, बीपी सिंह नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा। फिर नेक्स्ट हैं आई.के. गुजराल। फिर उसके बाद देख लीजिएगा अटल बिहारी जी, मनमोहन जी। फिर हैं नरेंद्र मोदी जी, अभी तक हैं, यानी 2023 है और हैं 2024 में चुनाव होने वाला है। देखते हैं क्या कौन बनते हैं। नेक्स्ट है वे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो मोरारजी देसाई बम्बई राज्य से थे। चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश से रहे हैं। बीपी सिंह उत्तर प्रदेश के हैं। बीपी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के हैं। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं। तो आइए केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखते हैं, और यहाँ से एकदम पैनिक नज़र रख के देखिएगा आप। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना में कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो ये मंत्रियों का प्रकार दिया हुआ है। भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है, चूँकि कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री के सलाह पे वो कार्य करता है। ऐसा आर्टिकल 74 में दिया हुआ है, आप ये देख लीजिएगा। यहाँ देखिए। नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना। तो मंत्रिपरिषद की संरचना में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। यहाँ देखिए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री देखते हैं दोस्तों, अपने अपने विभाग के प्रमुख ये मंत्रिपरिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, सचिव, अन्य मंत्रालय होते हैं। शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट मंत्री द्वारा ही लिया जाता है। कैबिनेट की अनेक समितियां होती हैं, जैसे कैबिनेट की राजनीति समिति, नियुक्ति से संबंधित समिति, रक्षा मामलों से संबंधित समिति, निवेश से संबंधित समिति आदि। राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में होते हैं, लगभग इनको कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा प्राप्त होता है। और नियुक्त उप मंत्री जो होते हैं, तो ये मंत्री विभागों में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं एवं मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। ये नोट में देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो नोट में है। मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेने वाले मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्रियों के आमंत्रण पे, मतलब अगर मंत्रिमंडल चाहे तो इनको आमंत्रण कर सकती है कि आप भी आइए बैठक में भाग लीजिए। नेक्स्ट है, इनके अलावे मंत्रियों की एक और श्रेणी भी है, जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। संसदीय सचिव विभिन्न मंत्रियों की सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान होता है। देख लीजिएगा यहाँ पे। संविधान में निर्धारित मंत्रिपरिषद के आकार का अतिक्रमण न हो, इसलिए संसदीय सचिव को सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद का समूह में नहीं रखा गया। अब आते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट को हम आंतरिक कैबिनेट भी कहते हैं, जिसमें 15 से 20 महत्वपूर्ण मंत्रियों का एक लघु निकाय है। नेक्स्ट देखते हैं, यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र बिंदु होती है। किचन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखते हैं मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। तो इसमें देख लीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। मंत्री परिषद
इनमें मंत्रियों के तीनों श्रेणियां कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इसमें सिर्फ मंत्रिमंडल जो होता है इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और तरह मंत्रिपरिषद का एक भाग होता है। यह बड़ा निकाय है, यह लघु निकाय है क्योंकि इसमें 15 से 20 सदस्य होते हैं, इसमें 60 से 70 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने हाईलाइट कर रखा है। यहाँ देखिए जो कह रहा है कि संविधान के 74वां और 75वां में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक है। संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि यह 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 300 आर्टिकल 352 जो है इसमें मंत्रिमंडल शब्द, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संविधान में मात्र एक कौन सा आर्टिकल है जिसमें मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा मिलती है, तो आप ये याद रखिएगा। तो मात्र आर्टिकल 352 है जहां मंत्रिमंडल शब्द की चर्चा मिलती है और मंत्रिपरिषद जो है अनुच्छेद 74 में है। ठीक है, अब देखते हैं संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, यही बात यहाँ कहा जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा दी गई सलाह की जांच न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती है, ये देख लीजिएगा, न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 75 के बारे में अन्य उपबंध देखते हैं, तो इसमें है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मैंने पहले से भी मार्क्स कर रखा है पढ़ते वक्त, तो देख लीजिएगा कि जो मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या है, ABPSC में भी क्वेश्चन पूछा है और मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा कि अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रावधान कब किया गया? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ऐसा निर्धारित कर दिया गया। देख लीजिए कि 15% से आकार बड़ा नहीं होगा। कुल सदस्य संख्या का मंत्रिपरिषद जो होगा उससे 15% होगा। ठीक है, आर्टिकल 74 के बारे में उपबंध था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता की स्थिति में मंत्री पद के लिए भी वह मंत्री अयोग्य हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को अपने पद गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है एवं मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री भी करते हैं और प्रधानमंत्री भी करता है। संसद सदस्य न होने की स्थिति में नियुक्त किए गए मंत्री 6 माह के अंदर, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है अगर मंत्री बन गया, तो यहाँ पे देख लीजिए 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य होने की अनिवार्यता अथवा उसे अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेगा। मतलब कि अगर वो 6 माह के अंदर सदन का सदस्यता नहीं ग्रहण करता है तो उसका जो मंत्री पद है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ 6 माह है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ 6 माह है। ये ही पिक पॉइंट है दोस्तों, बाकी आप सब तो जानते हैं, यही ध्यान देना है आपको। आइए देखते हैं अनुच्छेद 88 यानी 88, संसद में मंत्रियों के आकार या संसद में मंत्रियों के अधिकार देखते हैं। मंत्री के पास किसी भी सदन में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। उसे संसद की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसे उसे सदस्य बनाया हो बैठक में भाग लेने का अधिकार होता है। लेकिन आप एक याद रखिएगा, इसका एक अपवाद है। जो महाधिवक्ता होता है या न्यायाधीश होते हैं, जो केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, उसको बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं मंत्रियों का उत्तरदायित्व। तो सामूहिक है, व्यक्तिगत है और विधिक है। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से यहाँ प्रधानमंत्री, ये गलत है, राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। यहाँ गलत दिया हुआ था तो आप यहाँ ध्यान दे लीजिएगा। बुक में प्रधानमंत्री दिया है, लेकिन ऐसे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से। और विधिक रूप से इनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। ब्रिटेन में इस प्रकार की व्यवस्था है, भारत में नहीं है। मंत्रिमंडल की शक्तियाँ एवं कार्य देखेंगे। तो आइए यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है
राष्ट्रीय नीति निर्धारण में मंत्रिमंडल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग व्यवहारिक रूप में मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है, अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण भी मंत्रिमंडल करती है। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत भी करता है। कितने? तो लोकसभा में 2, अब खत्म हो गया, और राज्यसभा में अभी 12 को मनोनीत करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश किस में करता है? तो 123 में। मंत्रिमंडल द्वारा देश की आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे बजट का निर्माण तथा करों का आरोपण इत्यादि। देखते हैं महान्यायवादी, जो आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, इसको भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। और इनको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं ये, यहाँ देख लीजिएगा, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। तो योग्यता जो उनकी है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर है। यह भारत सरकार के विधिक मामले में विषयों पर सलाह देता है, राष्ट्रपति को द्वारा सौंपे गए जितने भी कार्य होते हैं। चूंकि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए कार्यकाल अनिश्चित अवधि होती है, मतलब कार्यकाल इनका कोई तय नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति गया तो ये भी चले गए। आइए देखते हैं शक्तियों में देखते हैं दोस्तों। भारत की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखता है, संसद के दोनों सदनों में समितियों में जा सकता है, मतदान देने का अधिकार नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, मतदान नहीं दे सकता है, बाकी बोल सकता है, बैठक में भाग ले सकता है। महान्यायवादी को संसदीय विशेषाधिकार अर्थात सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्यकाल की समाप्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपकर और मंत्री परिषद द्वारा त्यागपत्र देने पे। अब देखते हैं सेम एज इट इज, जैसे हमारा संघ सरकार होती है वैसे ही हमारी राज्य सरकार भी है। तो जैसे हमारे यहाँ 2 सदनों का व्यवस्था है के संघ में, वैसे ही राज्य में भी है। तो देखते हैं राज्य की कार्यपालिका। VVI राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। देखते हैं भाग 6 है, ये भी इम्पोर्टेंट रखिएगा, यहाँ से ये पूरा इतना इम्पोर्टेंट है। भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक का राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। भाग 6 एकमात्र अपवाद है जम्मू कश्मीर का, जो अभी पूरा प्रावधान खारिज हो गया है, तो यहाँ से यहाँ हमें देखना ही नहीं है। आइए राज्यपाल देखते हैं। आप एक आर्टिकल बताइएगा मुझे कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करता है, वो आर्टिकल बताइएगा कमेंट में। राज्यपाल, केंद्र में जिस तरह से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है तथा शासन प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल तथा शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया की सलाह पर कार्य करता है। अब आइए देखते हैं नियुक्ति, मैंने पहले बताया था आपको, अब आइए यहाँ देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। संविधान के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ऐसा प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तय कर दिया गया। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। ऐसा उच्च न्यायालय के मामले में भी किया गया है कि अगर एक मतलब आगे देख लीजिएगा, बता देंगे हम आपको। संविधान के अनुच्छेद 154(1) में यह प्रावधान है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इस शक्ति का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं योग्यताएं। अनुच्छेद 157 से लेकर 58 तक में राज्यपाल के लिए योग्यता दी हुई है। तो देख लीजिए, वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो, वह संसद अथवा विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो राज्यपाल बनने से उसकी जो संसद की या विधानसभा की सदस्यता होगी वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं इस शपथ। तो जो राज्यपाल को शपथ नियुक्ति तो इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन शपथ इनको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है। यहाँ देख लीजिए, संविधान के संरक्षण, रक्षण एवं सुरक्षा
की शपथ के साथ साथ लोगों की सेवा और भलाई का वचन भी राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। अब देखते हैं कार्यकाल। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करेगा। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु इससे पूर्व भी वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर सेवा मुक्त हो सकता है। देखते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर सकता है। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराना राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा। एज इट इज जैसे राष्ट्रपति के लिए था प्रावधान, वैसे सेम टू सेम राज्यपाल के लिए भी है। अब आइए देखते हैं राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्यपाल की राष्ट्रपति की तरह ही व्यापक शक्तियां रखता है। जिस तरह राष्ट्र का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम होता है, उसी तरह राज्य का समस्त कार्य राज्यपाल के नाम हुआ माना जाता है। परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है। याद रखिएगा कि व्यापक दोनों को शक्तियां प्राप्त है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। परंतु राज्यपाल को, ये आपको अंतर करने के लिए, अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ डिफरेंट पूछेगा कि शक्तियों में क्या अंतर है, तो वहाँ आप याद रखिएगा कि एज इट इज सेम शक्तियाँ तो प्राप्त है, लेकिन कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। अब देखते हैं कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल की। तो राज्य सरकार के सभी जो कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पे ही होते हैं। राज्यपाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति है। और राज्य लोक सेवा आयोग, यहाँ देख लीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के और महाधिवक्ता, राज्य के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य वित्त आयोग, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ एक ट्रिक है, सावधान, कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, पर इन्हें पद से हटा नहीं सकता है। इनको पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, अपितु राष्ट्रपति के पास है। सावधान, यहाँ देखिएगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के राज्य में संवैधानिक आपातकाल के निर्णय की सिफारिश कर सकता है। ऐसे में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों व विकास राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विधायी शक्तियाँ देखते हैं राज्यपाल के। तो इसमें है, राज्य की विधानसभा में आंग्ल समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि उक्त समुदाय के विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो आर्टिकल 333, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं। यदि विधानमंडल द्विसदनीय है, तो राज्यपाल विधान परिषद उच्च सदन के कुल सदस्यों का 1/6, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है पढ़ते वक्त, तो ध्यान रखना है। तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है विधान परिषद में। यदि किसी मंत्री को किसी विषय पर निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस विषय पर संज्ञान न लिया हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विघटित कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधायिका से संबंधित समस्त कार्यों की जानकारी प्राप्त करे तथा आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल में सदस्य में भेजे। नेक्स्ट है, कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करता है। राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, या विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है। विधानमंडल का अधिवेशन राज्यपाल के भाषण से ही प्रारंभ होता है, ये देख लीजिए, न कि मुख्यमंत्री से। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 में 213 है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के पश्चात लागू नहीं रहता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। लागू रखना हो तो उसे अनुमोदन करना पड़ता है संसद के द्वारा। अब देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ राज्यपाल की। इसमें है, राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। राज्य के बिना पूर्व सहमति से धन विधेयक राज्य विधानसभा में नहीं पेश किया जाता है। किसी अप्रत्याशित खर्च के वहन के लिए राज्यपाल आकस्मिक निधि
से अग्रिम ले सकता है। आर्टिकल 160 में ऐसा वर्णन है। राज्य पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है। तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। यहाँ देख लीजिएगा, हर 5 वर्ष पे। अब देखते हैं न्यायिक शक्ति। तो न्यायिक शक्ति जैसे राष्ट्रपति को प्राप्त है वैसे ही राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन कुछ डिफरेंट है। आइए क्या अंतर है देखते हैं। राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति राज्य सूची के विषय पर क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। देखते हैं, राज्यपाल किसी दोषी व्यक्ति को दंड को कम कर सकता है या दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति में मुख्यतः 2 अंतर है। देखते हैं। प्रथम, राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, किंतु राष्ट्रपति की तरह क्षमा या पूर्णतः माफ नहीं कर सकता है। द्वितीय, राज्यपाल सैनिक न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को भी कुछ मदद नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के किसी विचार पर विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है। राज्यपाल राजन्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है। राज्यपाल राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है। विवेकाधीन शक्तियाँ देखते हैं राज्यपाल के। आर्बिट्री पावर, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना संवैधानिक विफलता पे, यानी आर्टिकल 356 पर के आधार पे। राज्य के विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। विधानसभा के चुनाव के पश्चात जब कोई दल पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित बहुमत बहुमत प्राप्त दल के नेता को चयन करता है। मंत्रिपरिषद के अल्पमत में यदि राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो अपने स्वविवेक का यूज करके मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब देखते हैं, मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य विधानमंडल को विघटित भी कर सकता है। नेक्स्ट है, कुछ विशेष मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश पर महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। अब देखते हैं राज्यपाल की वीटो शक्ति। तो आइए देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, जब कोई सामान्य विधेयक अधिनियम बनाने के लिए राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित 4 विकल्प होते हैं। विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित कर ले, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेजे दे, या ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि विधानमंडल द्वारा विधेयक में संशोधन किए अथवा बिना संशोधन किए पुनः राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो राज्यपाल बाध्य है। अगर मतलब विधानसभा है वो बिना संशोधन किए भी भेजे, संशोधन करके भेजे, तो ऐसी स्थिति में किसी भी की तरह ये बाध्य है देने के लिए। यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि बाध्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। जैसे अगर कोई विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, साथ ही देश हित के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो या अनुच्छेद 31 के उपबंधों से संबंधित हो, उच्च न्यायालय के स्थिति को खतरे में डालता हो, तो ऐसे ये जो 4 मामले हैं यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 4 मामले हैं। अगर इससे संबंधित कोई विधेयक हो तो राज्यपाल के राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख देता है। धन विधेयक से संबंधित देखते हैं, जब कोई वित्त विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दे, स्वीकृति रोक सकता है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। वित्त विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। तो आर्टिकल देखते हैं 153। तो 153 में राज्यपाल पद है। राष्ट्रपति पद किसमें है? 52 में आर्टिकल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखिए, आपको जुबान पे याद होना चाहिए। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। 161 तो इसमें दिया हुआ है क्षमा आदि की और कुछ मतलब राज्यपाल की न्यायिक शक्ति दिया है इसमें, ये शॉर्ट में बोले तो। 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। 200 में विधेयकों पर सहमति। आर्टिकल 201 में देखिए, विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने के लिए।
213 में है राज्यपाल का अध्यादेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 213 राज्यपाल का अध्यादेश। 233 राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब आर्टिकल 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री, देखते हैं। किसी राज्य में मुख्यमंत्री की वह स्थिति जो संघ में प्रधानमंत्री की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, जहां राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है वही मुख्यमंत्री सरकार का। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सिफारिश पे भी राज्यपाल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दल द्वारा स्पष्ट बहुमत प्राप्त न करने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। इन परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा सबसे बड़े दल या सबसे बड़े दलों के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है एवं उसके 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को बोलता है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, परंतु संसदीय परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुना गया है। विधानसभा सदस्य होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के सदस्य हैं वर्तमान में। शपथ देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री को शपथ जो राज्यपाल दिलाता है, और ये शपथ क्या लेते हैं, तो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखने और शपथ लेता है। भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखने की शपथ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कार्यकाल। तो ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, परंतु सामान्यतः कहे तो ये 5 वर्ष का होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करता है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तभी बर्खास्त किया जा सकता है जब मुख्यमंत्री विधानसभा यानी निम्न सदन में अपना बहुमत खो देता हो। वेतन एवं भत्ते देख लेते हैं। तो राज्य विधानमंडल तय करती है और जिनको निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता, सब चिकित्सा सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियां एवं कार्य देखते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रालय का प्रधान होता है। वह सभी मंत्रालयों पर निगरानी एवं सामंजस्य तथा समन्वय स्थापित करने की कार्य करता है और इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्य के नीति निर्माता के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का विवरण एवं फेरबदल करता है और निगरानी भी करता है उसका। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं मतभेद की स्थिति में वो किसी भी मंत्री से उसका त्यागपत्र ले सकता है अथवा राज्यपाल को सलाह देकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल के संबंध में देखते हैं, मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। तो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है, ये देख लीजिएगा। अब देखते हैं राज्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं। मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल के समुचित करे और इससे संबंधित जानकारी राज्यपाल से मांगे। नेक्स्ट है, जब मंत्री विनिश्चय कर दिया हो कि किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। मुख्यमंत्री राज्य के महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्यपाल के संबंध में देखते हैं अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। आर्टिकल 164 था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और आर्टिकल जो 163 है उसमें है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 164 देख लीजिए, जो वही मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 167। तो राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व, जैसे राज्य के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना एवं इसके संबंधित जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसे देना। अगर किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया हो किंतु मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में देखेंगे, राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने एवं उसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह देना। मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को किसी भी समय विघटित करने की सिफारिश करना राज्यपाल से, सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करना। अन्य देखते हैं, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
एक समय में इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह राज्य सरकार का प्रमुख वक्ता होता है। आपात के दौरान वह राजनीतिक स्तर पर प्रमुख प्रबंधक भी होता है, जबकि संघ लेवल पे प्रधानमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद देखते हैं तो अनुच्छेद 163 में है और 164 दोनों इसी से संबंधित हैं। ये कुछ है नहीं, बस मंत्रिपरिषद के बारे में दे रखा है। मंत्रिपरिषद के गठन देखते हैं तो अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। वही बात है। और मंत्री जो होते हैं वो गोपनीयता की शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। और एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, उनको दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने बोलने और अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ देख लीजिए, एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, उसको दूसरे सदन की कार्रवाई में भाग लेने बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। तो मंत्रिपरिषद प्रायः 5 वर्ष का होता है, परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले भी विघटित हो जाती है। अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 के आधार पर लगाया जाता है, तो अपने आप भंग हो जाती है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है किंतु उसे मंत्रिपरिषद को शामिल कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता 6 महीने के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होता है, अथवा उसे मंत्रिपद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ एवं कार्य देखते हैं। राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ध्यान दीजिएगा, राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। मंत्रिपरिषद राज्य का प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों के निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के लिए विकासकारी योजनाएं बनाती है। मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती है। देखते हैं तो आर्टिकल 164 के स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होगा वो विधानसभा के प्रति होगा, और जो व्यक्तिगत रूप से होगा मंत्री राज्यपाल के साथ पर्यंत कार्य करते हैं एवं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर उनकी नियुक्ति होती है। मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित कार्य को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है, और विधिक उत्तरदायित्व का कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल दिया है 163, 166, 167। तो 163 में देते हैं राज्यपाल की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। 166 देखते हैं राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, और 167 है मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता देख लेते हैं। आर्टिकल 165 में राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी और महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। महाधिवक्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है, जबकि महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय की अर्हता रखता था। हम पढ़े थे। आइए देखते हैं उत्तरदायित्व। राज्य सरकार को विधिक संबंधित विषयों पर सलाह देना, जो कि राज्यपाल को सौंपे गए हों। राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की कार्रवाई में भाग लेने की शक्ति प्राप्त है, परंतु मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। उसे वे सभी विशेष अधिकार तथा वेतन और भत्ते दिए गए हैं जो विधानमंडल के किसी भी सदस्य को मिलते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये हमारा कार्यपालिका का पार्ट 2 समाप्त हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।